हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 जो है आपका भूमंडलीकृत विश्व का बनना। ठीक है, थर्ड चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग क्वेश्चन बैंक, जो विद्या क्वेश्चन बैंक है, उसके क्वेश्चंस को लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे, लिख लिख कर उन्हें देख रहे होंगे। ठीक, अफ्रीका में रिंडर पेस्ट आने के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें रिंडर पेस्ट आने के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट कब आया था? 1890 में आया था, शुरू हुई थी। अब रिंडर पेस्ट क्या है? सबसे पहले तो रिंडर पेस्ट एक तरीके का मवेशियों में होने वाला प्लेग है। जैसे इंसानों में प्लेग हो जाता है, प्लेग एक बीमारी है, उसी तरीके से जब मवेशी, जैसे आपके पशु जो होते हैं, गाय भैंस, इनमें जब आपका प्लेग फैलता है तब उसे हम क्या कहते हैं? रिंडर पेस्ट कहते हैं। तो यही पूछा गया है कि जब अफ्रीका में रिंडर पेस्ट आया तो उसके क्या प्रभाव पड़े। देखिए, सबसे पहले क्या होगा, अफ्रीका में अगर हम बात करें तो अफ्रीका में आय के मुख्य स्रोत, यानी जो उनकी आय होती थी, पैसा आता था अफ्रीका के लोगों के पास, वो दो तरीकों से आता था। एक तो थोड़ी बहुत उनके पास ज़मीन थी जिस पे वो खेती कर लेते थे। दूसरा, उनके पास क्या थे? मवेशी थे, यानी पशु थे, जिनसे वो क्या करते थे? दूध वगैरह उससे मिल जाता था, तो फिर उनको बेच करके उनकी आय हो जाती थी। तो ये दो उनकी आय के मुख्य स्रोत थे। लेकिन जब रिंडर पेस्ट आया तो क्या हुआ कि रिंडर पेस्ट की वजह से मवेशी एक बड़ी मात्रा में मरने लगे, उनकी मृत्यु होने लगी मवेशियों की। तो जब मवेशियों की मृत्यु होने लगेगी तो जो लोग, जिनके पास आय का स्रोत क्या थे? मवेशी थे। अब जैसे फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए हमारे यहाँ डेयरी वगैरह है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी फैल गई जिसकी वजह से ज़्यादा भैंसें उससे संक्रमित होने लगी और उनकी मृत्यु होने लगी, तो जितने भी डेयरी के लोग हैं या जो डेयरी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, वो सारे परिवार क्या होंगे? गरीब होने लगेंगे। धीरे धीरे उनकी आय क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ऐसा ही कुछ अफ्रीका में हुआ। लेकिन उसका प्रभाव क्या पड़ा? ये तो हुआ कि उनकी आय कम हो गई, उसका प्रभाव ये हुआ कि जो आपके यूरोपीय लोग थे, उन्होंने देखा कि अब ये लोग क्या हो गए? गरीब हो गए। इनकी जो आय का स्रोत था वो क्या हो गया? खत्म हो गया। इनके जो पशु थे उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो जब उनकी मृत्यु हो गई तो इन्होंने क्या किया? अफ्रीका के लोगों को श्रमिक बनाना शुरू कर दिया। तो अफ्रीकी लोगों को श्रमिक बनाना चाहा, लेकिन पहले जब उनके पास में मवेशी थे तब उन्होंने मना कर दिया कि भैया हम श्रमिक नहीं बनेंगे क्योंकि हमारे पास तो आय का स्रोत है। पर रिंडर पेस्ट आया, उनकी आय का स्रोत गया, तो यूरोपियों ने अफ्रीकी लोगों को क्या बनाना शुरू कर दिया? श्रमिक बनाना शुरू कर दिया। जो लोग पहले अपना खुद का व्यवसाय चला रहे थे, अब वह यूरोपियों के अधीन श्रमिक बन गए। ठीक, एक प्रभाव ये हुआ। दूसरा प्रभाव, 90% मवेशी जिनकी मौत हो गई पशुओं के मारे जाने से, उनकी रोजी रोटी अफ्रीकियों की जो रोजी रोटी थी वह साधन नष्ट हो गया, और जिसकी वजह से जो यूरोपीय थे वो क्या कर पाए? उन पर अपना कब्जा कर पाए, उनको अपना गुलाम बना पाए। और इसके साथ साथ क्या हुआ? जितने भी वहाँ पर और संसाधन थे उनको भी यूरोपियों ने अपने हिस्से में कर लिया। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो क्या प्रभाव पड़े रिंडर पेस्ट के? पहला प्रभाव तो ये हुआ कि मवेशियों की एक बड़ी मात्रा में मृत्यु हुई, जिसकी वजह से अफ्रीकी लोगों की आय में कमी हुई। अफ्रीकी लोगों की आय में कमी होने की वजह से ब्रिटेन उन्हें श्रमिक बाजार में धकेल सका, उन्हें श्रमिक बना सका। तीसरी बात, अफ्रीका आसानी से औपनिवेश बन गया ब्रिटेनियों का या ब्रिटिश सरकार का। चौथा क्या हुआ? सामाजिक जो स्थिति थी, समाज में गरीबी फैली, समाज में स्वास्थ्य जो स्थिति थी वह और बेकार हुई। तो ये सारे आपके परिणाम हुए अफ्रीका में जब रिंडर पेस्ट आया उसके।
ठीक, रिंडरपेस्ट क्या था? रिंडरपेस्ट आपका एक तरीके का मवेशियों का प्लेग था जो 1890 में अफ्रीका में आया था। ठीक है, गुलाम बन गए फिर अफ्रीकी लोग, इसीलिए अफ्रीका भी ब्रिटेन की क्या रही है? कॉलोनी रही है, उपनिवेश रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चले, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका जो है, यह प्रश्न है 6 अंकों का, 6 अंक का प्रश्न है आपका, ध्यान से देखेंगे इसको। प्रश्न पूछा गया है, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दीजिए। हमें 2 उदाहरण देने हैं जो ये बताए कि खाद्य उपलब्धता को किस तरीके से तकनीकी ने प्रभावित किया। यानी जैसे जैसे तकनीक का विकास होता गया, हमारे लिए खाद्य उपलब्धता और सुलभ होती गई। देखिए, पहले भारत की ही अगर हम बात करें, हमारे यहाँ अनाज का जो उत्पादन था कितना कम होता था, लेकिन जब क्या हुई, आपकी क्रांति आई, हरित क्रांति आई, हमारे यहाँ उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक, तो यही कह रहे हैं कि तकनीकी से खाद्य उपलब्धता, जो आपका खाद्य पदार्थ है उसकी मिलने की जो दर है वह बढ़ी। किस प्रकार बढ़ी वह आपको बताना है। ठीक, और 2 उदाहरण देने हैं हमें। ठीक है, पहला, 1890 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी, भूमंडलीकरण होना शुरू हो गया है। ठीक है, और तकनीक में बदलाव आ चुके थे, तो इसलिए खाद्य उपलब्धता पर तकनीक का प्रभाव पड़ना जाहिर था या पड़ना बहुत ज़रूरी था, पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो रही है, आपकी बहुत सारी नई नई खोजें हो रही हैं। ठीक है, जहाज की खोज, यानी आपकी जो भाप इंजन है उसकी खोज हो गई। भारत के अंदर ही रेलवे भी आ चुका था, टेलीग्राफ भी आ चुका था, टेलीफोन भी आ चुका था। तो ये सारे क्या थे? तकनीक के उदाहरण थे। अब इनसे खाद्य उपलब्धता कैसे प्रभावित हुई, हमें वो लिखना है। ठीक है, पहला देखो कैसे, जब रेलवे का विकास हुआ, रेलवे का विकास हुआ, उससे क्या हुआ? देखो, रेलवे क्या है, जो दूरी होती है उसको कम कर देती है। आप आज यहाँ बैठे हैं मेरठ से, या फिर यहाँ से आप रेल से आराम से जितनी दूर जाना चाहें आप जा सकते हैं। 1000 किलोमीटर की दूरी भी आप चंद घंटों में, 10-12 घंटों में तय कर लेते हैं। यानी रेल की वजह से क्या हुआ? दूरी कम हुई, विभिन्न शहरों के बीच में दूरी कम हुई। तो जब दूरी कम हुई तो वहाँ के जो खाद्य पदार्थ थे वो हमारे यहाँ भी आने लगे। ठीक, तो देखिए, अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। आपका जो अमूल का दूध है कहाँ बनता है? ठीक है, और हर चौक पर, हर दुकान पर, हर गांव में वो उपलब्ध है। क्यों उपलब्ध हो पाया है? रेलवे की वजह से। वहाँ से रेलवे में लादा जाता है और जल्दी जल्दी रेलवे से सारे शहरों में पहुँच जाता है, आपका बस से पहुँच जाता है। तो ये क्या था? तकनीक का प्रभाव था और हमें खाद्य उपलब्धता हो रही थी। और ज़्यादा आपकी तकनीक का प्रभाव देख लो आज के समय में। ये तो आपसे पूछा गया है पास्ट का, भूत का पूछा गया है। आज के समय में देखो, स्विगी है आपके पास में, जोमेटो, जितने भी आपके ऑनलाइन ऐप हैं जो आप लोग इस्तेमाल भी करते होंगे, घर बैठे ही क्या करते हैं? ऑर्डर करते हैं फ़ोन से और हमारे पास में वो सामान आ जाता है। खाने का हो, पिज़्ज़ा हो, कोई भी चीज़ हमारे पास में क्या होती है? आ जाती है। ठीक है, तो हज़ारों मील दूर से आने लगा था। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था। पानी के जहाज़ों से इसे दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था। भारत से मसाला खाद्य पदार्थ ही है, एक तरीके का मसाला डलता है आपकी जब कोई हम चीज़ बनाते हैं उसमें। तो यहाँ से मसाला जाता था कहाँ? यूरोप मार्ग से। कौन से मार्ग से? समुद्री मार्ग से जाता था। लाल सागर को पार करते हुए यूरोप में पहुँचता था खाना, है ना, मसाले पहुँचाए जाते थे। तो ये सारी जो हमारी चीज़ें थी, इनसे क्या हुआ? खाद्य उपलब्धता सुलभ हो गई। ठीक है, दूसरा तकनीकी का प्रभाव क्या हुआ? नहरों का विकास हुआ। नहरें
कब बन पाई? जब हमारे पास तकनीक आई, हमारे पास तकनीक आई नहर बनाने की। जब तकनीक आई नहर बनाने की तो सिंचाई की जो सुविधाएं थी वो बहुत अच्छी हुई। जब सिंचाई की सुविधाएं अच्छी हुई तो जो उत्पादन था, खेतों में जो उत्पादन होता है वह ज़्यादा हुआ। जब ज़्यादा उत्पादन हुआ तो ज़्यादा खाने के लिए अन्न होगा हमारे पास में, यानी खाद्य उपलब्धता क्या हो गई? सुलभ हो गई। किसकी वजह से सुलभ हो गई? नहरों के विकास की वजह से। जब तकनीक की वजह से हम नहरें बना पाए, नई नई नहरों का निर्माण हुआ और नहरों ने क्या किया? ऐसे इलाके जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे भी पानी पहुँचा दिया। जहाँ पे पानी ज़्यादा है वहाँ से पानी, जहाँ पे पानी कम है वहाँ पहुँचाया, और जिसकी वजह से क्या हो गया? उत्पादन ज़्यादा हुआ। जब उत्पादन ज़्यादा हुआ तो हमारे लिए खाना भी ज़्यादा उपलब्ध हुआ, हमारे लिए अनाज ज़्यादा उपलब्ध हुआ। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव का बहुत अच्छा उदाहरण कहाँ मिलता है? पंजाब में मिलता है। यहाँ ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी परती ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया। पहले जो राजस्थान का इलाका था, पंजाब का इलाका था, वहाँ पे क्या होता था? पानी नहीं था तो खेती नहीं हो पाती थी। लेकिन हमारे ही यहाँ पर भारत में इंदिरा गांधी जो आपकी नहर बनी, जब है ना, इंदिरा गांधी, भाखड़ा नागल बांध, ये सब जब बने, उनसे नहरें निकाली गई तो ये नहरें रेगिस्तान या राजस्थान जैसा इलाका जहाँ पर बहुत कम फसल होती थी वहाँ पे भी उत्पादन ज़्यादा होने लगा। तो जब उत्पादन ज़्यादा होने लगा तो खाद्य उपलब्धता बढ़ गई। ठीक है, ताकि निर्यात के लिए गेहूं की खेती की जा सके। इससे पंजाब में गेहूं का उत्पादन कई गुना बढ़ गया और बाहर भेजा जाने लगा। ठीक है, अब देखते हैं तकनीक का एक और देख लेते हैं, रेफ्रिजरेशन तकनीक का विकास। एक और महत्वपूर्ण तकनीक का उदाहरण आपका है रेफ्रिजरेशन का विकास। फ्रिज जो आपके सबके घरों में है, फ्रिज। अब देखिए फ्रिज में क्या होता है, सामान जल्दी खराब नहीं होता। एक हफ्ते की सब्जी लाके रख लो फ्रिज में, जल्दी खराब ही नहीं होती वो, है ना। तो क्या करते हैं, रेफ्रिजरेशन की वजह से क्या हुआ, चीज़ें जल्दी खराब नहीं होती थी। तो वह कच्चा मांस जो पहले पशुओं को भेजा जाता था, पशु जाते थे, क्यों? क्योंकि अगर मांस भेजा जाता था तो यहाँ से बहुत दूर था आपका यूरोप, तब तक मांस क्या हो जाता था, सड़ जाता था, खराब हो जाता था, मछलियाँ खराब हो जाती थी, उनका निर्यात नहीं हो पाता था। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, कहीं पे बहुत कम है, उनके यहाँ पर खाने के लिए नहीं है, हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगर मांस है तो हम भेज नहीं पाते थे। क्यों? क्योंकि ख़राब हो जाता था। अब लेकिन रेफ्रिजरेशन आ गया, फ्रिज आ गया, तो क्या हुआ, मांस तैयार किया, मछलियाँ हमने तैयार की और क्या किया, फ्रिज में, मतलब रेलवे में फ्रिज लगा दिए, फ्रिज बना दिए, रेफ्रिजरेशन करके उन्हें बहुत दूर तक भेज दिया। तो उन लोगों के लिए खाद्य उपलब्धता हुई। इसका उदाहरण देखिए, जैसे 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय क्या किया जाता था, जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे, क्योंकि अगर मांस भेजा जाता था तो वो रास्ते में ख़राब हो जाता था, सड़ जाता था, खाने लायक नहीं रहता था। तो क्या करते थे, जिंदा जानवर ही जहाज़ों में ढो ढो के अमेरिका से यूरोप भेजते थे। अब देखिए, एक आपका जिंदा जानवर भेजा जाए और एक उसका मांस एक डब्बे में बंद करके भेजा जाए, तो कौन सा सुलभता से जाएगा? जो डब्बे में बंद करके उसका मांस भेजा गया है वह सुलभता से जाएगा जिंदा जानवर के बजाय। तो वही है यहाँ पर, जिन्हें यूरोप ले जाकर काटा जाता था, लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे। काफ़ी संख्या में ये लंबे सफ़र में मर जाते थे और इनका वज़न गिर जाता था, खाने लायक नहीं रहते थे, इसलिए मांस खाना एक महंगा सौदा था। अब वहाँ पे मांस मिल नहीं पा रहा। मांस प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है, जब मांस उन लोगों को नहीं मिलेगा उनमें प्रोटीन की कमी हो जाएगी, तो वहाँ पर कुपोषण जैसी समस्या आ रही थी। लेकिन जब रेफ्रिजरेशन का विकास हुआ, फ्रिज का विकास हुआ, तो अब मांस को तैयार करके अमेरिका में ही रेफ्रिजरेशन में डाल करके कहाँ भेजा जाने लगा, यूरोप। ख़राब भी नहीं होता था, इजीली चला भी जाता था आराम से, और उन लोगों को इजीली
मिल भी जाता था, आराम से मिल जाता था और उनकी प्रोटीन की जो ज़रूरत थी वह भी पूर्ण हो जाती थी। तो इस तरीके से जो तकनीकी थी उसने बहुत योगदान दिया खाद्य उपलब्धता को निश्चित कराने के लिए। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर क्या प्रभाव पड़े। विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों को बताना है हमें कि प्रथम विश्व युद्ध ने किस तरीके से विश्व को प्रभावित किया। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध आपका होता है 1914 से 1919 तक। दो तरफ देश बटे हुए थे। एक तरफ थे आपके मित्र देश और दूसरी तरफ थे आपके धुरी देश। मित्र देश में आपके आते हैं ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, और दूसरी तरफ केंद्रीय शक्तियां भी कह सकते हैं आप, धुरी देश भी कह सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन यानी कि तुर्की एम्पायर, जो तुर्क साम्राज्य था वह, दोनों थे। 1914 से 1919 तक ये चलता है। प्रथम विश्व युद्ध जब खत्म हो जाता है उसके बहुत भीषण प्रभाव पड़ते हैं मानव सभ्यता के इतिहास में। जैसे पहला प्रभाव तो देखिए ये होता है कि एक तो सामाजिक स्थिति खराब होगी। सामाजिक स्थिति कैसे खराब होगी, कल भी बताया था कि युद्ध में क्या होता है, बहुत ज़्यादा खर्च होता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। अब उस पैसे की भरपाई तो करेंगे देश, कैसे करेंगे, कर बढ़ा करके। तो कर बढ़ गया तो लोगों पर जो वजन था यानी बर्डन जो था, लोगों पर भार ज़्यादा बढ़ गया, तो समाज में स्थिति खराब हुई। दूसरा ये हुआ कि यहाँ पर बहुत विशाल मात्रा में उद्योगों से निकलने वाला जो सामान था उसकी वजह से युद्ध हुआ। देखिए इसमें क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा अस्त्र शस्त्रों का इस्तेमाल हुआ। इतने ज़्यादा अस्त्र शस्त्रों का एकदम से इस्तेमाल होगा तो तब तो वो बनाए जाएंगे, युद्ध चल रहा था तब उनका उत्पादन ज़्यादा किया जाएगा अस्त्र शस्त्रों का। पर एकदम से जब आपका युद्ध रुका तो अब जो लोग इस उत्पादन में लगे हुए थे वो कहाँ जाएं, बेरोजगार हो गए, तो बेरोजगारी बढ़ गई। तीसरा और प्रभाव क्या होगा कि इस युद्ध के दौरान एक देश ने दूसरे देश पर बहुत बुरी तरीके से हमले किए, यानी कि उस देश की किसी भी तरीके से उसको बिना हर तरीके से नज़रअंदाज करते हुए उस पर हमले किए गए। तो सारे देश मतलब एक दूसरे के बुरी तरीके के शत्रु बन गए। ठीक है, तो पूरे विश्व में अशांति फैल गई उसकी वजह से, प्रथम विश्व युद्ध की वजह से। एक और प्रभाव इसका क्या हुआ कि जो सामाजिक व्यवस्था थी, जहाँ पे अभी पुरुष क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, और महिलाएं क्या करती थीं, घर संभालती थीं। लेकिन अब सामाजिक व्यवस्था क्या हुई, बदली, क्योंकि जो पुरुष थे अब वे तो युद्ध में लड़ने के लिए चले गए। जब वे युद्ध में लड़ने चले गए तो महिलाओं पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई, व्यापार का सारा भार किस पर आ गया, महिलाओं पर आ गया। अब युद्ध में लड़ने के लिए गए और वहाँ पर मान लो उनकी मृत्यु हो गई, तो एक परिवार में सारा का सारा भार किस पर आया, महिलाओं पर आया। तो एक प्रभाव प्रथम विश्व युद्ध का ये भी हुआ। दूसरा बहुत बड़ी एक ये प्रभाव हुआ। एक और प्रभाव जो इसका हुआ, बहुत बड़ी मात्रा में सैनिक एक देश से दूसरे देश में गए। किस लिए गए, युद्ध के लिए गए। जब सैनिक एक देश से दूसरे देश में युद्ध के लिए जाएंगे तो उनके साथ में बहुत सारे वायरस, जैसे इन्फ्लुएंजा जैसे वायरस भी उनके साथ में गए। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम देखते हैं कि एक महामारी का काल हमें देखने को मिलता है, यानी स्वास्थ्य के हिसाब से या स्वास्थ्य के रूप में जो प्रथम विश्व युद्ध था उसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध से वायरस का बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ, जिस वजह से प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमें महामारी का एक बड़ा काल देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक आपका ये हुआ। एक और हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध, एक प्रभाव ये भी हुआ। एक प्रभाव और क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद हमें जो उपनिवेशवाद था, यानी जो ब्रिटेन की कॉलोनी थी,
या ब्रिटेन के जो उपनिवेश थे, ब्रिटेन का जो उपनिवेशवाद था वह कमज़ोर पड़ा और राष्ट्रवाद की जो भावना थी वह और मजबूत हुई। तो प्रथम विश्व युद्ध का एक और प्रभाव क्या हुआ कि जो राष्ट्रवाद की भावना थी वह मजबूत हुई और जो उपनिवेशवाद का काल था वह कमज़ोर हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध के 4-5 प्रभाव हमने देखे। एक तो सामाजिक प्रभाव, सामाजिक परिवेश बदला, महिलाएं व्यापार संभालने लगीं। क्यों? क्योंकि पुरुष जो थे वह लड़ने चले गए। दूसरा ये हुआ कर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उन पर लगने लगे। क्यों? क्योंकि उन युद्ध में पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो गया था और उसकी भरपाई करनी थी। तीसरा, बड़ी मात्रा में जब सिपाही एक जगह से दूसरी जगह गए तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम कई महामारियों का काल भी देखते हैं। चौथा क्या हुआ? उपनिवेशवाद जो था वह कमज़ोर पड़ने लगा और राष्ट्रवाद की भावना और ज़्यादा बढ़ने लगी। पांचवा एक और हम देख सकते हैं कि जो आपके उद्योग थे उनमें कमी आई, उद्योगों में कुछ कमी आई। तो इस तरीके से जो प्रथम विश्व युद्ध था इसके निम्नलिखित प्रभाव हमने देखे। ठीक, चलिए यहीं पे आपका सेशन ये ख़त्म होता है। ये और कुछ प्रभाव हैं आपके, जैसे जो आप और भी देख सकते हैं, इसको अपनी जो नोटबुक है उससे पढ़ लीजिएगा। वैसे मैंने आपको सारे बता दिए हैं। ठीक है, चलो तो यहाँ पे अभी आपका सेशन ख़त्म हुआ। थैंक यू सो मच। आप लोग इससे लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, लिख करके देखते रहिए। थैंक यू।